किनके पिताजी का नाम है बलराम विश्वास? बलराम विश्वास किनके पिताजी का नाम है? कौन है जी? बलराम विश्वास किनके पिताजी का नाम है? कोई नहीं है। किनके पिताजी का नाम है बलराम विश्वास? आइए तो आइए आइए आइए। ये कौन लिखे हैं? आप लिखे हैं या आपके पिताजी लिखे हैं? आपके भाई लिखे हैं? कहाँ घर है आपका? कहाँ? क्या करते हैं पिताजी? किसान। कहाँ बैठते हैं, ऊपर में या नीचे में? सिर्फ बैठते हैं। है भगवान। आपका क्या नाम है? ललन। चलिए, है हल्ला काहे कर रहे हैं? बट शांत हो जाइए। चलिए, शांत हो गए। और सब बताइए, क्या हाल चाल है आप लोग का? ठीक है। ऑनलाइन वाले लोग बताइए। दिखाई सुनाई दे रहे हैं? हाँ, चलिए ठीक है। तो कौन बैठा है जी यहाँ? कौन है जी? तुम है? ओ, चलिए। तो आ जाइए, पढ़ते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पॉलिटी में कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 6, भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र। यही ना चल रहा है? तो चलिए, आइए देखते हैं। आइए, सबसे पहले पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे वहीं से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बताइए, भारत के
राज्यों में, राज्यों के सीमा में, भारत के राज्यों के सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? भारत की। ठीक है, आगे बताइएगा कि जब किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्यों को पुनर्गठित किया जाता है तो उसमें राज्य विधानमंडल की भूमिका काफी ज्यादा होती है या नगण्य? नगण्य ना होती है। चलिए ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। कहां थे आप? हैं? किताब कॉपी आपका पहले से था या अभी ले गए हैं? बायोलॉजी क्लास नहीं करते हैं? और बायो करके गए थे। ओ चलिए, तो आइए देखते हैं आगे। है क्या है? स्टॉप दिया। है क्वेश्चन है तो प्रणाम सर। इस बार आपको पढ़ने की शक्ति दे सर। अनुच्छेद 2 में संसद को नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति है जो अस्तित्व में नहीं है। ठीक। और अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्यों को निर्माण करने की शक्ति है। तो सर ये राज्य भी तो पहले से अस्तित्व में नहीं होंगे ना, दोनों में अंतर कैसे करेंगे? थोड़ा सा समझा दीजिए। थोड़ा क्या, पूरे समझ लीजिए। देखिए, अमित बाबू लिखा है, आपका ऊपर वाला आज्ञाकारी छात्र अमित बाबू। तो हम इसमें बाबू नहीं जोड़े हैं। देखिए बाबू है ना लिखा हुआ जी, अमित बाबू लिखा हुआ है, देखिए है ना। तो आप लोग को लगा होगा कि हम जोड़ दिए हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 2 और 3 में बेसिक अंतर क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 में बेसिक अंतर क्या है? आप ध्यान से लेक्चर को नहीं सुने थे उस रोज, इसी वजह से आपके मन में ये प्रश्न जो है आया है अमित बाबू जी। तो देखिए बात क्या है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होते हैं ना, ये परिवर्तन अनुच्छेद 3 की हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होते हैं वह भारत के भीतर होता है। भारत के भीतर होता है, मतलब उत्तर प्रदेश का विभाजन कर नया राज्य बना दिए, मध्य प्रदेश का विभाजन कर नया राज्य बना दिए, महाराष्ट्र का विभाजन कर नया राज्य बना दिए, कर्नाटक के सीमा में परिवर्तन कर दिए, तेलंगाना के नाम में परिवर्तन कर दिए। ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संघराज्य क्षेत्र के भीतर होते हैं। और अनुच्छेद 2 के तहत जो भारत में नए राज्यों को प्रवेश दिलाया जाता है वो बाहर से प्रवेश दिलाया जाता है। बाहर से प्रवेश दिलाया जाता है, मतलब अगर मान लिया जाए पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को जीतकर भारत में मिलाना है तो वो 2 के तहत हो जाएगा। चीन के किसी क्षेत्र को भारत में मिलाना है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत हो जाएगा। फिर श्रीलंका को भारत में मिलाना है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत हो जाएगा। अनुच्छेद 2 के तहत हो जाएगा। तो अनुच्छेद 2 भारत के बाहर की बात करता है, भारत के बाहर के नए राज्यों को प्रवेश भारत में दिलाने की बात करता है। जैसे सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो सिक्किम तो भारत से बाहर था, उसे भारत में मिलाया गया। तो अनुच्छेद 2
भारत के बाहर के किसी राज्यों को या किसी क्षेत्रों को भारत में मिलाने की बात करता है और उस आधार पर नए राज्य का निर्माण होता है, ये अनुच्छेद 2। और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होते हैं वो भारत के भीतर होते हैं। मतलब जो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसके अंदर होता है अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी प्रकार का परिवर्तन। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में कुछ आंतरिक चीजें होंगी और कुछ बाहरी चीजें होंगी। तो बाहरी चीज 2, आंतरिक 3, समझ गए? बाहरी 2 और आंतरिक 3, ये मूल अंतर है अनुच्छेद 2 और 3 में। आशा करते हैं आप समझे होंगे। चलिए अब आगे आइए, देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हम आपको बतला दिए थे। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक बतला दिए थे। अब एक सवाल यह है कि ठीक है, भारत के भीतर राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग कर लेते हैं। और एक बात यह है, किसी भी क्षेत्र को भारत में प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत हम लोग दिला देते हैं। अब अगली बात यह है कि अगर मान लिया जाए भारतीय भूभाग का कोई क्षेत्र दूसरे देश को देना है, भारत का कोई क्षेत्र पाकिस्तान को देना है, भारत का कोई क्षेत्र चीन को देना है, भारत का कोई क्षेत्र श्रीलंका को देना है, तो उसको लेकर के क्या प्रावधान है? किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को कैसे सौंपा जा सकता है? तो इसको लेकर के जो है थोड़ा सा समझिएगा आप। देखिए बात है वर्ष 1958, 1958, 1958, वर्ष 1958 की बात है। वर्ष 1958 की क्या बात है आप समझिएगा। एक क्षेत्र था बेरुवाड़ी, 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 एक क्षेत्र था बेरुवाड़ी। बेरुवाड़ी का क्षेत्र वेस्ट बंगाल में था, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बेरुवाड़ी का क्षेत्र था। और पश्चिम बंगाल का जो बेरुवाड़ी का क्षेत्र था, इसे पाकिस्तान को सौंपना था। और 1958 के समय बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं था, बल्कि यह पूर्वी पाकिस्तान था। और वर्तमान का जो पाकिस्तान है वह पश्चिमी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था। तो वर्ष 1958 में, वर्ष 1958 में 1958, वर्ष 1958 ईस्वी में, वर्ष 1958 ईस्वी में यह मामला आया कि भारत के पश्चिम बंगाल के बेरुवाड़ी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को सौंपने हैं। तो अब संविधान में इस बात को लेकर कोई प्रावधान नहीं था कि अगर भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो उसको लेकर क्या करना होगा। संविधान में इसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। जब इसको लेकर संविधान में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाड़ी केस में अपने जजमेंट में यह कहा कि अगर भारत के किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो इसको लेकर भारत की संसद को संविधान में संशोधन करना होगा। और भारत की संसद संविधान में संशोधन करके
भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा कि भारत के किसी क्षेत्र को संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की संसद दूसरे देश को सौंप सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में यह बात कहा तो फिर आगे चलकर भारत की संसद ने नमा संविधान संशोधन किया। 9 10 से पहले जो 9 आता है, नमा संविधान संशोधन भारत की संसद ने वर्ष 1960, नमा संविधान संशोधन भारत की संसद ने वर्ष 1960 में किया और उस नवे संविधान संशोधन के तहत बेरुवारी का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। बेरुवारी का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विवाद लंबे समय से चलता हुआ आया है। विशेष तौर पर बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तमाम भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, तो मेघालय के सीमा पर, त्रिपुरा के सीमा पर, असम के सीमा पर कुछ भूभाग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहा है। तो 2014 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, तो केंद्र की मोदी सरकार ने भारत और बांग्लादेश के भूमि समझौता हेतु 100वां संविधान संशोधन किया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया और उस 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत कुछ भूमि बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश कुछ भूमि भारत को दिया। भारत कुछ भूमि बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश कुछ भूमि भारत को दिया। तो इस भूमि समझौता में भारत कुछ भूमि बांग्लादेश को और बांग्लादेश कुछ भूमि भारत को दिया। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपको भूमि समझौता संपन्न हुआ। मतलब इस भूमि समझौता के तहत भी भारत अपना कुछ भूभाग बांग्लादेश को देने का काम किया है। मतलब इन दोनों एग्जाम्पलों से यह बात आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भारत का कोई भी भूभाग, भारत का कोई भी क्षेत्र अगर किसी भी दूसरे देश को सौंपना है तो उसको लेकर भारत के संविधान में संशोधन करने होते हैं और संविधान संशोधन के जरिए ही भारतीय भूभाग किसी दूसरे देश को सौंपे जा सकते हैं। समझे? तो इसको आप याद रखिएगा और यहां पर 3 बात याद रखना है और जो 3 बात यहां पर याद रखना है क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा आप। बताइए, भारतीय संघराज्य क्षेत्र के किसी भूभाग को दूसरे देश को सौंपना है तो यह किस प्रक्रिया द्वारा होगा? संविधान संशोधन। और संविधान में संशोधन करता कौन? भारत की बेरुवारी का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को किस संविधान संशोधन के तहत दिए गए? नमा संविधान संशोधन। बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को किस संविधान संशोधन के तहत दिए गए? बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को किस संविधान संशोधन के तहत? क्लियर है ये बात?
आगे बतलाइएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता कब हुआ? 2015। किस संविधान संशोधन? 100वां ना? क्लियर है ये बात? समझ में आया? तो अनुच्छेद 4 के बाद आप देखिएगा तो नोट में, हाँ टटन जी, अनुच्छेद 4 के नीचे अगर आप आएंगे तो आपको लिखा हुआ होगा राज्य क्षेत्रों को किसी दूसरे देश को देना या प्रत्यावर्तन करने की संसद की शक्ति या अधिकार। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं देसी रियासतों के एकीकरण। देसी रियासतों के एकीकरण को जो है हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो टॉपिक अभी हम आपको समझाए हैं, एक बार उस टॉपिक को आप पढ़िए। तो जो चीज अभी हम समझे, क्या समझाएं पता चला है? अनुच्छेद 4 के बाद का जो प्रावधान है उसको हम समझाए हैं। मतलब भारतीय राज्य क्षेत्र को कैसे भारत की संसद दूसरे देश को सौंप सकता है, इस बात को हम समझाएं। इसको थोड़ा पढ़िए, तो आप पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए हो? समझ गए हैं ना? पढ़ लिए ना? आइए, समझ में आ गया है ना? वही 2-3 को जो प्रश्न पूछे थे वही चीज को याद रखना है, ठीक है? उसी को अपने तरीका से जो है नोट में लिखा गया है, समझे? देखिए, अब हम लोगों को 2 टॉपिक मेनली पढ़ने हैं इस चैप्टर में। एक तो राज्यों के पुनर्गठन, मतलब कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कैसे भारत में 14 राज्य से बढ़कर 28 राज्य हो गए, कौन 15वां राज्य बना, कौन 16वां राज्य बना। इन चीजों को हमें समझना है। तो अब आप बोर्ड पे जो है थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, और आपके नोट में 1956 में भारत में राज्यों की जो स्थिति थी उसको लेकर के मानचित्र भी आपके नोट में दिया गया है। तो देखिए, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लेकर जो आजादी के समय से लेकर वर्तमान समय तक स्थिति बनी रही है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो बात अगर आजादी के समय की जाए, मतलब बात अगर वर्ष 1947 की जाए, 1947 में ही हमें आजादी मिली है। 1947 में ही हमें आजादी मिली है। बात अगर वर्ष 1947 की जाए
तो इस समय भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। आजादी के समय की हम बात कर रहे हैं। इस समय भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। एक हुआ करता था ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत उसे कहा गया जहां ब्रिटिशों का शासन था, जहां अंग्रेजों का शासन था, जहां वायसराय शासन प्रशासन को चलाने का काम किया करते थे, वही ब्रिटिश प्रांत कहलाया। इसके बाद आपको दूसरा था देसी रियासत। अगर बात देसी रियासत की करें तो वैसा भूभाग जहां राजा महाराजाओं का शासन था वही आपको देसी रियासत कहलाता था, वही आपको देसी रियासत कहलाता था। तो 1947 के समय भारत में दो प्रकार के क्षेत्र, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासत। तो अब आप देखिएगा भारत को जो आजादी मिली है, भारत को आजादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिली है। और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश प्रांत का भारत में शामिल होना आवश्यक है। मतलब जो ब्रिटिश प्रांत है वह भारत में शामिल होगा ही होगा। जो ब्रिटिश प्रांत है वह भारत में शामिल होगा ही होगा। लेकिन देसी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि देसी रियासत भारत में शामिल होना चाहता है, भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, स्वतंत्र रहना चाहता है तो देसी रियासत स्वतंत्र भी रह सकता है। तो देखिए, अंग्रेज को ऐसे दिमाग का तेज थोड़े माना जाता है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो यह प्रावधान किया गया कि देसी रियासत भारत में शामिल होना चाहता है, भारत में शामिल हो जाए, देसी रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या देसी रियासत स्वतंत्र रहना चाहता है तो वह स्वतंत्र रहे। इसके जरिए अंग्रेज भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांटना चाहता था। इसके जरिए अंग्रेज भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांटना चाहता था। इस बात को कांग्रेस समझ गया और कांग्रेस ने भारत को एकीकृत बनाए रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया। और देसी रियासत मंत्रालय का काम था देसी रियासतों का भारत में विलय करना। देसी रियासत मंत्रालय का काम था देसी रियासतों का भारत में विलय करना। और देसी रियासत मंत्रालय के प्रमुख बनाए गए या अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो देसी रियासतों को जीतकर भारत में मिलाएंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब यह काम दिया गया कि वो देसी रियासतों को जीतकर भारत में मिलाएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस काम को करना प्रारंभ किए। और उस समय देसी रियासतों की संख्या
552 हुआ करती थी, 552, 552, 552, 552। तो कहा जाता है कि सरदार पटेल ने एक विलय पत्र बनवाया। सरदार पटेल ने एक विलय पत्र बनवाया और उस विलय पत्र पर यह लिखा हुआ था कि देशी रियासत अपना विदेश विभाग, अपना रक्षा विभाग, अपनी आंतरिक अशांति, ये तमाम ऐसे विभाग है जो भारत सरकार को सौंपेगा। सरदार पटेल विलय पत्र बनवाए और उस विलय पत्र को लेकर देशी रियासत के राजा महाराजा के पास जाते थे, उनको समझाते थे कि आपको भारत में शामिल होना है। कुछ राजे महाराजे तो सहर्ष मतलब खुशी खुशी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने देशी रियासत को भारत में मिलाने की घोषणा कर देते थे। लेकिन कुछ देशी रियासत के राजा महाराजा टेढ़ी बतियाता था, तो उस कंडीशन में सरदार पटेल उसको धमकाते थे, सरदार पटेल उसको धमकाते थे, डराते थे और फिर अगर डर और धमकी काम कर गया तो वो देशी रियासत के राजे महाराजे भी हस्ताक्षर कर देते थे। तो सरदार पटेल ने अपने बलबूते वीपी मेनन के सहयोग से, सरदार पटेल वीपी मेनन के सहयोग से 552 में से 552 में से 549 देशी रियासतों का विलय भारत में किया और इस प्रकार उन्होंने भारत को विखंडित होने से, भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बंटने से, भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बंटने से सरदार पटेल ने बचा लिया। भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बंटने से सरदार पटेल ने जो है आपको बचा लिया। और यही वजह है कि सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और सरदार पटेल ने जो भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर भारत को एकीकृत किया, यही वजह है कि सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 3 देशी रियासत जिसे सरदार पटेल भारत में नहीं मिला सके थे वो था जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर ये था, जूनागढ़ गुजरात में था और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में। तो ये 3 ऐसे देशी रियासत थे जिसे सरदार पटेल भारत में नहीं मिला सके। लेकिन आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद धीरे धीरे इन देशी रियासतों का भी भारत में विलय कर लिया गया। धीरे धीरे इन देशी रियासतों का भी जो है भारत में विलय कर लिया गया। देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर को आप समझिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसा देशी रियासत था जो भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर स्थित था। बॉर्डर स्टेट था जम्मू कश्मीर, बॉर्डर स्टेट था जम्मू कश्मीर, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर था।
और आजादी के समय अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो आजादी के समय जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन था। डोगरा वंश का शासन था आजादी के समय जम्मू कश्मीर में। देखिए था क्या कि जम्मू कश्मीर रंजीत सिंह के राज्य के अधीन हुआ करता था, लेकिन जब रंजीत सिंह का 1840 ईस्वी में निधन हो गया तो रंजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारी होने की वजह से अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया। और फिर अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के बाद जम्मू कश्मीर को 1 करोड़ रुपया में, जम्मू कश्मीर को 1 करोड़ रुपया में डोगरा वंश के शासक गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। डोगरा वंश के शासक गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। और गुलाब सिंह के ही वंशज हुआ करते थे हरि सिंह, जो कि आजादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा थे। आजादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा थे। तो आजादी के समय जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। आजादी के समय जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उनका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह की इच्छा क्या थी समझिएगा। राजा हरि सिंह की इच्छा यह थी कि वह जम्मू कश्मीर का विलय ना पाकिस्तान में करे और ना भारत में करे, बल्कि राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र स्टेट बनाकर रखना चाहते थे, मतलब स्वतंत्र राज्य बनाकर के जम्मू कश्मीर को रखना चाहते थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। लेकिन राजा हरि सिंह का सपना पूरा नहीं हो पाया। पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने सपना ही गलत देख लिया था। इसी वजह से जो है उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और देखिए भारत भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो, और पाकिस्तान भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो। जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो। लेकिन भारत शांतिवादी तरीका से जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के पक्षधर थे। जोर जबरदस्ती नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं कि हरि सिंह से जबरदस्ती जो है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करवा लेंगे। भारत इसके पक्षधर नहीं थे। भारत इसका पक्षधर नहीं था। और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को इस बात का आभास था कि अगर राजा हरि सिंह का यह मन हुआ कि वह जम्मू कश्मीर का भारत या पाकिस्तान में विलय करे, तो वह निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करेगा, क्योंकि राजा हरि सिंह हिंदू थे। राजा हरि सिंह थे हिंदू। और पाकिस्तान तो इस्लामी राष्ट्र बना था। मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना था। मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना था। और राजा हरि सिंह हिंदू थे। तो पंडित नेहरू को यह लग रहा था कि पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है और राजा हरि सिंह हिंदू है। तो इसी वजह से राजा हरि सिंह जब भी जम्मू कश्मीर का विलय करना चाहेंगे तो वो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में ही करेंगे। जो लोग सो रहे हैं सोइए नहीं, थोड़ा अच्छा से बैठिए ना। ऐसे करके बैठते, बढ़िया से बैठिए ना, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। बढ़िया से बैठो। हाथ हटाओ। चलिए आगे समझिएगा।
सत्यनारायण भगवान का कथा कह रहे हैं कि है? सत्यनारायण भगवान के कथा में क्या होता है? देखिए, बड़ी पवित्र कथा है सत्यनारायण भगवान का कथा, लेकिन कितना पवित्रता से लोग लेता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती है, लेकिन वो कथा जो है कथे भर मान्य होता है, कथे भर दिमाग पे रहता है। बाद बाकी टाइम में तो पाप करबे करेंगे, झूठ बोलबे करेंगे, फरेब करबे करेंगे, जितना गलत धंधा है करबे करेंगे, समझे? तो सत्यनारायण भगवान का कथा हम नहीं कह रहे हैं कि लास्ट में 2-2 मिश्री का दाना दे देंगे, विदा कर देंगे। फांसी पे लटका देंगे हम, समझिए? ऐसे आप लोग ये कौन चीज का परिचय दे रहे हैं? ये क्या है? मतलब कोई भी आता भी है तो उसके सामने भी अपना परिचय दे देते हैं ना, एकदम हम भी हैं, हम जिंदा हैं अभी, समझे? अजीब हाल है। तो समझिए, तो हरि सिंह का यह मानना था कि वह जम्मू कश्मीर को ना भारत में मिला और ना ही पाकिस्तान में मिला। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय था और पाकिस्तान भी इसको अपना प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था। लेकिन भारत शांतिवादी नीति के तहत जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना चाहता था, परंतु पाकिस्तान येन केन प्रकारेन, मतलब जैसे तैसे, जैसे मिले जम्मू कश्मीर वैसे मिलाना है। पाकिस्तान इस बात का पक्षधर था कि जम्मू कश्मीर का भारत में मिले जैसे जैसे भी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो, यह पाकिस्तान चाहता था। और पाकिस्तान के निर्माता थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के निर्माता थे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कैंसर था, कैंसर, ठीक है, कैंसर। सिगरेट पीता था आवश्यकता से अधिक। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कैंसर था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को यह बात पता था कि अगर हम अपने जीवित रहते कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम मर गए तो पाकिस्तान के किसी भी नेता में उतनी क्षमता नहीं है कि वह जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में कर सके। इस बात को मोहम्मद अली जिन्ना बखूबी समझते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को भी समझते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को भी समझते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, कब वो स्वयं टपक जाए कोई अता पता नहीं था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्लान बनाया कि हम पाकिस्तानी के तौर पर, पाकिस्तानी सैनिक के तौर पर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि आतंकवादी और घुसपैठी के तौर पर कश्मीर पर आक्रमण करेंगे और कश्मीर को जीतकर भारत में मिला लेंगे। कश्मीर को जीतकर पाकिस्तान में मिला लेंगे। कश्मीर को जीतकर पाकिस्तान में मिला लेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानी सैनिकों को घुसपैठिए के रूप में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने को कहा और फिर पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों के रूप में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया और पाकिस्तानी सेना
घुसपैठियों के रूप में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण 20 अक्टूबर 1947 को किया। 20 अक्टूबर 1947 को किया। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के रूप में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। अब पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह के तोते उड़ने लगे, मतलब राजा हरि सिंह की परेशानियां बढ़ गई। राजा हरि सिंह की परेशानियां बढ़ गई और राजा हरि सिंह के पास उतनी बड़ी और सशक्त सेना नहीं था जिसके बदौलत राजा हरि सिंह इस आक्रमण का सामना कर पाते। तो राजा हरि सिंह के सेनापति थे राजेंद्र सिंह। राजा हरि सिंह के सेनापति थे राजेंद्र सिंह। जनरल राजेंद्र सिंह राजा हरि सिंह के सेनापति थे। राजा हरि सिंह अपनी सेना की ताकत को जानते थे। उनको पता था कि हमारी सेना में उतनी ताकत नहीं है जो पाकिस्तानी सेना का सामना कर सके। तो फिर राजा हरि सिंह अपने सेनापति जनरल राजेंद्र सिंह को पंडित नेहरू के पास भेजा मदद के लिए। पंडित नेहरू के पास भेजा मदद के लिए। राजेंद्र सिंह जब मदद के लिए पंडित नेहरू के पास गए और पंडित नेहरू से मदद की मांग किए, तो पंडित नेहरू ने मदद करने को लेकर आश्वासन दिया और कहा कि हम आपको मदद करेंगे, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही बने हैं। 20-21 अक्टूबर 1947 के आसपास लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के गवर्नर जनरल थे। पंडित नेहरू तो जम्मू कश्मीर को मदद करने को तैयार था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को कहा कि आप जम्मू कश्मीर का मदद क्यों करेंगे? क्या जम्मू कश्मीर भारत का अंग है? तो पंडित नेहरू ने कहा नहीं, नहीं है। तो इस पर माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को समझाया आपको कश्मीर का मदद नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को यह कहा कि आप राजेंद्र सिंह को कहिए कि अगर राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में मिला देता है तब आप कश्मीर का मदद कीजिए। माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को कहा कि आप राजेंद्र सिंह को यह कहिए कि राजेंद्र सिंह यह संदेश हरि सिंह के पास भेजवाए कि हरि सिंह अगर जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर देता है तब भारत सरकार जम्मू कश्मीर की मदद करेगा, नहीं तो भारत सरकार जम्मू कश्मीर की मदद नहीं करेगा। राजा हरि सिंह तक यह मैसेज पहुंचाया गया। राजा हरि सिंह चंद मिनट सोचे कि क्या जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें उनके लिए सही क्या होगा। तो राजा हरि सिंह को लगा कि वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग कश्मीर का विलय भारत में करना ज्यादा उचित होगा। कश्मीर का विलय भारत में करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे
श्रीनगर की ओर अग्रसर हो रही थी। मतलब पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे हरि सिंह जो राजधानी नगर श्रीनगर में रहते थे उस ओर अग्रसर हो रही थी। और पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के साथ ही बदतमीजी नहीं कर रहा था, बल्कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर की मुस्लिम महिलाओं के साथ भी, कश्मीर की बच्चियों के साथ भी बदतमीजी पर उतारू हो चुका था। तो कश्मीर की महिलाओं की असमत लूटी जा रही थी और राजा हरि सिंह उन्हें मदद करने की स्थिति में नहीं था। तो राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए इस पक्ष में हुए कि वे कश्मीर का विलय भारत में करेंगे। और फिर राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को, राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा किया। जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा किया। और 26 अक्टूबर 1947 को जब राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो रोते हुए हस्ताक्षर किए थे और अपने सेनापति को यह भी कहे थे कि अगर कल सुबह तक भारतीय सेना हमारी मदद के लिए नहीं आती है तो फिर अपने सेनापति को यह कह रखा था कि अगर अगली सुबह तक, यानी जब हस्ताक्षर किए 26 अक्टूबर 1947 को जब राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के पक्ष में हस्ताक्षर किए, तो उस दौरान राजा हरि सिंह ने अपने सेनापति राजेंद्र सिंह को यह कह रखा था और एक पिस्टल भी दे रखा था कि अगर कल सुबह तक भारतीय सेना हमारी मदद के लिए नहीं आती है तो इस स्थिति में आप हमें सोए हुए में मार दीजिएगा। हम जम्मू कश्मीर की और दुर्दशा अपने जीवित रहते हुए नहीं देखना चाहते। जम्मू कश्मीर से लगाव था इस वजह से, लेकिन अगली सुबह भारतीय सेना हरि सिंह की मदद के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचा और फिर भारतीय सेना धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिकों को जम्मू कश्मीर से बाहर करना शुरू किए, जम्मू कश्मीर से बाहर करना शुरू किए। अर्थात भारतीय सेना ने राजा हरि सिंह का मदद तब किया जब राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में मिलाने को लेकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो एक बात बताइए, हरि सिंह की संपत्ति थी, हरि सिंह की संपत्ति थी कश्मीर, और हरि सिंह के पूर्वजों ने कश्मीर को खरीदा था करोड़ों रुपया में, और हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में करने को लेकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो कश्मीर भारत का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, और है भी कश्मीर भारत का। तो भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पहुंची और धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर से बाहर करना प्रारंभ किए। लेकिन फिर ईस्वी आ गया वर्ष 1948। 1948 में माउंटबेटन गवर्नर जनरल के पद को छोड़कर लंदन जा रहे थे, लेकिन लंदन जाते जाते माउंटबेटन ने पंडित नेहरू के
दिमाग में यह बात डाल दिया था कि कश्मीर का मुद्दा पंडित नेहरू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में उठाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा पंडित नेहरू उठाए। यह बात पंडित नेहरू के दिमाग में डाला था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, और माउंटबेटन 1948 में चले गए लंदन वापस, और वर्ष 1948 में यूएनओ की बैठक में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में पंडित नेहरू ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। पंडित नेहरू ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, जो कि पंडित नेहरू की एक भूल मानी जाती है। अब पंडित नेहरू की भूल क्यों मानी जाती है आप समझिएगा। देखिए, भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठी सैनिकों को कश्मीर से बाहर करने में सक्षम था, और धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तान के घुसपैठी सैनिकों को कश्मीर से बाहर भी कर रहा था। अगर पंडित नेहरू कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में नहीं उठाते, अगर पंडित नेहरू कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में नहीं उठाते, तो भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठी सैनिकों को पूरी तरीका से कश्मीर से बाहर कर देता, और आज पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। लेकिन यहां पर पंडित नेहरू ने गलती किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने यह गलती जानबूझकर किया है। जानबूझकर नहीं, अनजाने में पंडित नेहरू से यह गलती हो गई है। तो ठीक है, अब देखिए हुआ क्या समझिएगा। हुआ ये कि जब पंडित नेहरू ने यूएनओ में कश्मीर के मुद्दा को उठाया, जब पंडित नेहरू ने यूएनओ में कश्मीर के मुद्दा को उठाया, तो यूएनओ ने आदेश दिया, जो सेना जहां है वहीं रुक जाए। भारतीय सेना जहां है वहीं रुक जाए, और पाकिस्तानी सेना जहां है वहीं रुक जाए। यह आदेश यूएनओ ने दिया, और जब यूएनओ यह आदेश दिया, तो उस समय तक कश्मीर के कुछ हिस्सा, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे में था। और फिर यूएनओ के आदेश से कश्मीर में भारतीय सैनिक वहीं रुक गए जहां भारतीय सेना थी, और पाकिस्तानी सैनिक वहीं रुक गए जहां पाकिस्तानी सेना थी। और फिर एक सीमा रेखा खींचा गया, जिसको कहा गया LOC। और कश्मीर का वह इलाका जो आज भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, उसे कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर का वह इलाका जो आज भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, उसे कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अगर पंडित नेहरू कश्मीर मुद्दा को यूएनओ में नहीं उठाते, तो आज पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नामक कोई क्षेत्र नहीं होता। और देखिए यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा वर्ष 1948 में उठाया गया है, लेकिन इसका निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है। और भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक कारण आजादी से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक कारण आजादी से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर रहा है। तो जिस 3 देशी रियासत को
सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में नहीं मिला पाए थे। उसमें एक आपको जम्मू कश्मीर था, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। तो जम्मू कश्मीर को तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, जम्मू कश्मीर को तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिला लिया गया। लेकिन एक बात बताइए, नैतिकता भी एक चीज होता है कि नहीं होता? मान लिया जाए कि हम अपना पूरा संपत्ति हम अपने किसी विद्यार्थी के नाम कर दिए, ऐसा होगा नहीं? खुश हो जाते हैं आप लोग ना। हमारे पास है ये क्या है जो हम आपके नाम करेंगे, बताइए? कुछ नहीं है, फकीर आदमी है। चलिए समझिए, और ऐसे भी अपने नाम से संपत्ति नहीं रखना चाहिए। हार्दिक पांड्या का नहीं देखे केस? सब संपत्ति मां बाप के नाम से होना चाहिए, समझे? चलिए शांत होइए, शांत होइए। सब लड़की खराब नहीं होती है। उसकी वाइफ का क्या नाम है जी? नताशा, नताशा। लेकिन हार्दिक पांड्या को कोई मिला ना, काहे कि उसका अफेयर तो पहले से किसी और के साथ था, समझे? देखिए एक बात जान लीजिए, जो एगो को धोखा दे चुकी है वो दूसरे को भी दे सकती है, तीसरे को भी दे सकती है, समझे? तो कभी भी उस सब के चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। अब आगे आइए, आगे आइए। हाँ ये बात बता रहे थे, हाँ ये बात बता रहे थे कि मान लिया जाए कि हम अपनी संपत्ति अपने किसी विद्यार्थी के नाम कर दिए। वो मान लिया जाए कि हमारा ख्याल रखा तो हम उसके नाम अपनी संपत्ति कर दिए। अब जब हम उसके नाम अपनी संपत्ति कर दिए तो स्वाभाविक सी बात है संपत्ति उसका हो गया। अब हमारा भाई कहेगा कि नहीं संपत्ति मेरा ही है, तो कहां तक उचित है? एकदम उचित नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर जिसकी संपत्ति थी, राजा हरि सिंह की संपत्ति थी जम्मू कश्मीर, तो राजा हरि सिंह जब जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने को लेकर हस्ताक्षर विलय पत्र पर कर दिया, तो पाकिस्तान को तो होना चाहिए कि वो तो भारत का है। तो पाकिस्तान जो कहते रहता है कि कश्मीर हमारा है, अब हमारी संपत्ति हम दूसरे के नाम कर दिए, हम अपनी संपत्ति, हमारा भाई कहेगा हमारा है, थोड़े होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। जब हरि सिंह हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान के लोग हमेशा कहता कश्मीर हमारा है और कश्मीर हम लेकर रहेंगे, जो कभी पॉसिबल है नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है, किसी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। भारत हर दृष्टिकोण से पाकिस्तान से मजबूत है, चाहे जनसंख्या में हो, चाहे क्षेत्रफल में हो, सेना में हो, हर चीज में हम लोग आगे हैं। तो कैसे छीन सकता है? कमजोर आदमी से छीना जाता है। चलिए आगे आइए। इसके बाद जूनागढ़, जूनागढ़ देखिए जूनागढ़ में स्थिति क्या था आप समझिएगा। जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ में स्थिति क्या था आप समझिएगा। जूनागढ़ में स्थिति यह था कि जूनागढ़ के राजा मुस्लिम थे, लेकिन यहां की अधिकतर जनता हिंदू, लेकिन यहां की अधिकतर जनता हिंदू। तो भारत सरकार इस बात को समझता था कि अगर यहां पर जनमत संग्रह करवाएंगे तो लोग भारत के पक्ष में मिलने को लेकर ही मतदान करेंगे। और फिर जूनागढ़ में फरवरी 1948 में, जूनागढ़ में फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह में 99.9% लोगों ने जूनागढ़ का भारत में विलय करने को लेकर के सहमति व्यक्त की, और फिर जूनागढ़ को फरवरी 1948 ईस्वी में जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया गया भारत में। इसके बाद तीसरा है हैदराबाद, तीसरा है हैदराबाद। हैदराबाद का तो एकदम अलग स्थिति था। देखिए हैदराबाद में क्या था
हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के शासक, हैदराबाद के राजा मुसलमान, और हैदराबाद का क्षेत्र मुस्लिम आबादी वाला देश था। मुस्लिम आबादी वाला देश था हैदराबाद, मुस्लिम क्षेत्र वाला राज्य था हैदराबाद, देसी रियासत था हैदराबाद। यहां के शासक मुसलमान और यहां की आबादी मुसलमान। तो भारत सरकार इस बात को समझ रहा था कि अगर यहां पर जनमत संग्रह करवाएंगे तो ये लोग इस पक्ष में मतदान करेंगे कि हमें पाकिस्तान में मिलना है, और हैदराबाद पाकिस्तान में मिलने के पक्षधर थे। हैदराबाद पाकिस्तान में मिलने के पक्षधर थे। और यहां के शासक भी मुसलमान और आबादी भी अधिकतर मुसलमान। तो जनमत संग्रह होता तो लोग पाकिस्तान के पक्ष में मिलने हेतु मतदान करते, और अगर ऐसा हो जाता और अगर भारत हैदराबाद पाकिस्तान को नहीं देता तो फिर वैश्विक मंच पर भारत की किरकिरी होती। तो भारत वैश्विक मंच पर अपनी किरकिरी नहीं चाहता था। इसी वजह से हैदराबाद में जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। और आजादी के बाद हैदराबाद ने भारत सरकार के साथ यह समझौता किया कि 1 वर्ष तक हैदराबाद में यथा स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। मतलब 1 वर्ष तक हैदराबाद में वही स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए जो स्थिति आजादी से पहले हैदराबाद में थी। तो हैदराबाद एक ऐसा देसी रियासत हुआ जो आजादी के बाद भारत सरकार के साथ यह समझौता किया कि आगामी 1 वर्ष तक हैदराबाद में यथा स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। आगामी 1 वर्ष तक हैदराबाद में यथा स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। और लगभग आजादी के बाद 1 वर्षों तक हैदराबाद में यथा स्थिति बनाई भी रखी गई। हैदराबाद में यथा स्थिति बनाई भी रखी गई। लेकिन सितंबर 1948 में भारत की सेना हैदराबाद पहुंची और भारतीय सेना ने हैदराबाद का विलय भारत में करने को लेकर के एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। और ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 ईस्वी में, ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 ईस्वी में हैदराबाद को भारत में मिलाने की घोषणा की गई। और अगर बात हैदराबाद की जाए तो आजादी के समय जो 552 देसी रियासत था, उन सभी देसी रियासतों में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देसी रियासत था आपको हैदराबाद। इस प्रकार जिस 3 देसी रियासत जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को सरदार पटेल नहीं मिला पाए थे, उन तीनों देसी रियासतों को भी भारत में मिलाने का काम अलग अलग तरीका से जो है आपको किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर और हैदराबाद को ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत जो है भारत में मिलाने का काम किया गया। तो ये देसी रियासतों को लेकर के स्थिति हो गई। तो अब नीचे से 1-2 पॉइंट लिखिए तो दीजिए। तो ये लड़की है, दीजिए लिखिए तो 1-2 पॉइंट। लिखिएगा हैदराबाद, हेडिंग मारिएगा हैदराबाद। लीजिए
हैदराबाद। लिखिएगा। लिखिएगा हैदराबाद। लिखिएगा। आजादी के समय आजादी के समय सबसे बड़ा देसी रियासत आजादी के समय सबसे बड़ा देसी रियासत हैदराबाद था। हैदराबाद था। हैदराबाद था जिसने 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 एक वर्ष तक जिसने एक वर्ष तक यथास्थिति आजादी के बाद बनाए रखने को लेकर भारत सरकार के साथ समझौता किया। 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 आगे चलकर सितंबर 1948 में सितंबर 1948 में आगे चलकर सितंबर 1948 में आगे चलकर सितंबर 1948 में ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत 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 जम्मू कश्मीर हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, फरवरी 1948 में नेक्स्ट पॉइंट फरवरी 1948 में फरवरी 1948 में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। आगे हेडिंग मारिएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर डैश देकर आजादी के समय यहां डोगरा वंश का शासन था। आजादी के समय यहां डोगरा वंश का शासन था।
आजादी के समय यहाँ डोगरा वंश का शासन था। आजादी के समय यहाँ डोगरा वंश का शासन था। यहाँ के शासक राजा हरि सिंह थे। यहाँ के शासक राजा हरि सिंह थे। यहाँ के शासक राजा हरि सिंह थे जो यहाँ के शासक राजा हरि सिंह थे जो कॉपी नहीं लेकर के आते हैं जी, हैं? वो पेज जो है कहाँ चले जाएगा वो पता होगा कुछ, हैं? लिखिए, यहाँ के शासक राजा हरि सिंह थे जो जम्मू कश्मीर को ना भारत में मिलाना चाहते थे, जो जम्मू कश्मीर को ना भारत में मिलाना चाहते थे, जो जम्मू कश्मीर को ना भारत में मिलाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में, जो जम्मू कश्मीर को ना भारत में मिलाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान में। लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर पर, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर पर, 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के रूप में, पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के रूप में, पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के रूप में आक्रमण किया, पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के रूप में आक्रमण किया, आक्रमण किया, आक्रमण किया तो राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह भारतीय सेना, तो राजा हरि सिंह भारतीय सेना की मदद पाने हेतु, भारतीय सेना की मदद पाने हेतु, भारतीय सेना की मदद पाने हेतु 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा किया, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा किया, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा किया, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा किया। ठीक है, चलिए हो गया। तो ये हो गया आपको देशी रियासतों के एकीकरण के विषय में। अब हम लोग आजादी से लेकर आज तक भारतीय प्रांत, भारतीय राज्यों के विषय में जानेंगे। राज्यों को लेकर कब किस प्रकार की स्थिति जो है आपको थी, समझे? तो अब आगे देखेंगे अगले क्लास में, क्योंकि अभी शुरू भी करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा। 1 घंटा का लेक्चर होता है लगभग राज्य भी, तो आगे जो है राज्य देखेंगे। तो हीरो सब होमवर्क भी कुछ दिए थे, बायोलॉजी दिए थे ना, चैप्टर नंबर 7 ना, चैप्टर नंबर 7 ना किए हैं, और 7 पूरा ना दिए थे,
पूरा दिए थे, बोले थे पूरा करके आना, दीजिए। आंसर गलत नहीं टिक किए हैं आप? हाँ। ए लड़का सब, ए रेड टोपी आइए तो इधर, इधर आइए, इधर आइए आप। पढ़ते उड़ते न हैं आप लोग एकदम। ए लड़की, ए आप खड़ा होइए। हाँ, सनशाइन में कौन सा विटामिन होता है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन है? आगे बताइएगा। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित क्या हो जाता है? ये बता दीजिएगा, तब समझेंगे आप पढ़ते हैं। वो सब तो कॉमन क्वेश्चन था। हैं? अपने मन से बोले हैं आप कि अगल बगल से सहारा लिए हैं? सहारा लिए हैं? काहे सहारा? बैसाखी के सहारे मत चलिए, बैठिए। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं कौन चीज? दाल से ना जी। शाकाहारी बोले हैं, शाकाहारी बोले, मांसाहारी थोड़े बोले, मांस बोल रहे हैं, दाल बोले हैं। ओ दाल। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत है? उसको बोलने नहीं दीजिए। नील बटे सन्नाटा मतलब क्या? सिर्फ लंबा चौड़ा शरीर है, दिमाग एकदम बरदराज टाइप पूरा। कहां से आए हैं, कहां जाना है, कुछ अता पता है कि ऐसे ये भागिए महाराज? दांत निकाल रहा है, शर्मों नहीं होता है। कॉमन क्वेश्चन सबका जवाब नहीं दे रहा है। वो लड़का जिसका फोटो खींचे तो आइए तो। कहाँ गया जी? इधर इधर इधर। आज से तुम्हारा इलाज शुरू कर देते हैं हम। चलिए बताइए, अब दांत निकालना बंद कीजिए। प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है? एटीपी, एमिनो अम्ल ना जी। दांत निकाल रहा है। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, एमाइलोज, एमाइलेज। तो आप तो नहीं बोल रहे हैं। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आपसे बढ़िया तो लड़किए लोग हैं, आपका सही में इलाज होना चाहिए। भागिए बताइए तो। माल्टोस के जब जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। स्टार्च या सेलुलोज के अपघटन से क्या प्राप्त होता है? सब चीज से ग्लूकोज होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत नींबू। और विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? फंक। प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण है जेंथोप्रोटिक परीक्षण। फलों में पाया जाने वाला शर्करा है फ्रक्टोज। ग्लाइसिन क्या है? एक प्रकार का एमिनो अम्ल। ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। मायोसिन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। सभी एंजाइम का आधार क्या है? प्रोटीन ना। एंजाइम किसके प्रति काफी संवेदनशील होता है? पीएच के प्रति ना। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा
7 पॉइंट। चावल में प्रोटीन पाया जाता है? नहीं ना। कैप्सूल का आवरण किसका बना हो? स्टार्च का ना। भोजन का प्रमुख अंग क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर का तेल। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहा। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां है? एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी? नहीं मिलता है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोको। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन। एक कठोर परिश्रम। इसमें आंसर सी है जी, सी होगा, सी सही है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुषों को दैनिक ऊर्जा क्या? 4000। क्लियर है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 नंबर चैप्टर होने गया है। आज से 9 नंबर ना शुरू हुआ है। रुकिए, कितना क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन कम है जी इसमें। 150 को क्वेश्चन दे देते हैं क्या? पूरा दे दे, पूरा दे दे। चैप्टर 8 पूरा करके आइए कल। चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का पूरा करके आइए। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा।